प्रिय छात्रों, आपका हिंदी के इस वर्ग में हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखेंगे हिंदी का भाषाभ्यास, लैंग्वेज स्टडी, जिसमें हम देखने जा रहे हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं और उर्दू में इसको जुमला कहते हैं। हिंदी में भी जुमला आपको बोल सकते हैं और असली शब्द जो है वो वाक्य ही है। अब वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित रूप, शब्दों को जो है सही तरतीब से लगाने वाला रूप, जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, जिससे मनुष्य क्या कहते हैं अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने ख्यालात का इजहार कर सकता है, उसे वाक्य कहते हैं। जिससे कोई बात समझ में आती है, ऐसे अल्फाज की तरतीब। एक सामान्य वाक्य में क्रमश कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। एक जो साधारण सा जुमला होता है उसमें कर्ता करने वाला, काम का करने वाला, कर्म जो काम किया गया उसका नाम, और क्रिया क्या किया गया वो उसके अंदर दिखाया जाता है। वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। वाक्य के जो भेद है, इसके जो किस्में हैं, भेद यानी किस्म, टाइप्स दो टाइप की हो सकती है। नंबर एक, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर इसके अंदर ज्यादा किस्में हैं, लेकिन जो रचना के आधार पर है वो तीन ही होती है। जैसे उर्दू में रचना वाला जो है ना वो इजी है ज़्यादा समझने के लिए। जैसे उर्दू में क्या होता है? मुरक्कब जुमला, मुफर्रिद जुमला और मखलूत जुमला। तो यही तीनों हिंदी के दूसरे भाग में यानी कि रचना के आधार पर वाक्य की किस्मों के अंदर आया हुआ है। पहला देखेंगे हम अर्थ के आधार पर। जुमले की किस्में अर्थ के आधार पर कैसे होती है? अर्थ यानी उसके मतलब की बुनियाद पर। तो इसमें 8 प्रकार होते हैं। 8 टाइप की जो होती है वो अर्थ के आधार पर होती है। अब देखेंगे हम 8 किस्में कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। मैं इनके नाम पढ़ देता हूं। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य। पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य। छठा इच्छावाचक वाक्य। सातवां संकेतवाचक वाक्य और आठवां संदेहवाचक वाक्य। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं किसे कहते हैं विधानवाचक वाक्य। अब देखिए यहां पर इसकी मिसाल दी हुई। सबसे पहले एक उदाहरण दिया हुआ है। वो वाक्य जिसे किसी, सॉरी ये उदाहरण नहीं, ये उसका डेफिनेशन है, इसकी परिभाषा है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, कोई मालूमात, कोई इंफॉर्मेशन मिली हमको, उसे कहते हैं विधानवाचक। सिंपल होता है ये भी। जैसे किसने वो खबर दी अपने को, तो उसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य। इसके उदाहरण दिए हुए, भारत एक देश है। इसमें एक मालूमात दी हुई है, राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ये इस तरह से एक मालूमात हो गई। तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य, जिसमें कोई मालूमात दी गई है। बहुत बड़ा भी नहीं होता है जुमला, बहुत छोटा भी नहीं होता है, और इसके अंदर कोई कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा वगैरह कुछ नहीं होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, अब इसकी तारीफ देखेंगे हम, इसकी परिभाषा। जिन वाक्यों से कार्य न होना चाहिए, उसमें नहीं, ना होने का प्रभाव प्रकट होता है। क्या जाहिर होता है कि कोई काम नहीं हुआ, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का मतलब भी होता है नहीं करना, किसी चीज को मना करना, किसी चीज का निषेध करना। बोलते हैं ना अपन, कोई हादसा हो गया तो किसी ने कुछ जुल्म किया किसी पर, तो उसको निषेध किया जाता है, उसका इनकार किया जाता है। अब इसकी मिसालें देखेंगे हम।
मैं दूध नहीं पीता या मैंने दूध नहीं पिया। अब नहीं का लफ्ज आ गया, मतलब ये निषेध वाचक वाक्य हो गया। निषेध वाचक वाक्य, मैंने खाना नहीं खाया, इस तरह से जिसमें नहीं आ गया वो समझ लीजिए कि वो निषेधवाचक वाक्य हो गया। तीसरा, अर्थ के आधार पर जो वाक्य है इसमें है प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिस जुमले में सवाल पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए वही प्रश्नवाचक वाक्य होगा। देखिए, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। साधारण है, इजी है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। उदाहरण, इसकी मिसाल, भारत क्या है? एक देश है। तो भारत क्या है, ये क्या हो गया जुमला, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क होता है, वो प्रश्न होता है। इसको प्रश्न भी कहते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें सवाल पूछा गया हो। राम के पिता कौन है? देखो, कौन, क्या, कहाँ, इस तरह के शब्द इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद देखेंगे हम आज्ञावाचक वाक्य। ये देखिए, यहां पर हेडिंग नजर आ रही है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा का आप लोग तो जानते ही होंगे, आज्ञा का मतलब होता है हुक्म देना। हमारी आज्ञा को पूरा करो, हमारे हुक्म को पूरा करो, जिस तरह से बादशाह पुराने जमाने में कहते थे। अब देखिए यहाँ पर उसकी परिभाषा, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए या प्रार्थना किया जाता है वो अधिविधि सूचक वाक्य कहलाता है। प्रार्थना किया जाता है मतलब किसी चीज का ऑर्डर दिया जाए या फिर उसको करने की विनती की जाए, मतलब ऐसा कर दीजिए या ऐसा करो, दोनों बातें हो सकती है उसके अंदर। अब देखिए यहाँ पर एक ही लफ्ज का जुमला। उदाहरण, इसका मिसाल है, बैठो, बैठिए, ये प्रार्थना है, ये हुक्म है, ये आज्ञा है। कृपया बैठ जाइए, देखिए भी मेहरबानी करके। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखिए। दोनों जुमलों के अंदर क्या है, एक में हुक्म है, एक में प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। पांचवा है विस्मयादिवाचक वाक्य। अब विस्मयादिवाचक वाक्य क्या होता है? देखिए, विस्मयादिवाचक वाक्य, विस्म का मतलब आप लोग ये समझ लो या कहीं पर लिख लो, विस्म का मतलब होता है जज्बात, जैसे रोना, हंसना, और क्या कहते हैं हम उसको, भावनाएं जो होती है। तो अब उसमें हम देखते हैं ऐसे जुमले कौन से होते हैं जिसमें भावनाओं को प्रकट किया जाता है। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति, गहरा एहसास, अनुभूति का मतलब होता है एहसास, का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाता है। ऐसा वाक्य जिसमें, ऐसा जुमला जब आदमी बोले कि जिसमें कोई उसकी गहरी एहसास हो, कोई जज्बा हो, उसका भावनाएं हो, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखें, मिसालें, जिसमें अरे वाह, ओ हो के जो शब्द आते हैं, ऐसे शब्द इसके अंदर अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण, आह कितना सुंदर उपवन है। देखो ना, ओह कितनी ठंडी रात है। ओह, आह का लफ्ज आया, एक्सक्लेमेटरी मार्क आया यहाँ पर। बल्ले, हम जीत गए, क्या बात है। अरे, मैं देखो अब जो कुछ वाक्य अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, अरे तुम अभी तक कहाँ थे, इसमें अरे आ गया। उफ कितनी गर्मी है, उफ जो लफ्ज आ गया, शब्द आ गया, और एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, तो उसको हम ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यों को जो है विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद छठा देखेंगे, इच्छावाचक वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा करूं, किसी की इच्छा या किसी की आकांक्षा जो जाहिर करता है, जिससे मुझे पता चलती है, ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आदमी कहे, काश ऐसा हो जाता, मुझे भी, मेरे भी गाड़ी खरीदने के अरमान है। ये इस तरह के जो वाक्य होते हैं। अभी यहाँ पे हम देखें पहले इसकी आ, तारीफ, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, तुम्हें ऐसा हो, तुम अच्छे रहो,
इन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। आशीर्वाद में भी वही होता है। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, तुम्हें लंबी उम्र दे, एक अरमान है इंसान के। आशीर्वाद भी वैसे ही होता है। नववर्ष मंगलमय हो, नया साल अच्छा से गुजरे, ये हमारी उम्मीद है। ठीक है। नंबर 7 का है संकेतवाचक वाक्य। संकेत का मतलब होता है इशारा करना। तो देखते हैं हम उसकी तारीफ, उसकी परिभाषा क्या है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल है। अब इसकी उदाहरण देखेंगे। राम का मकान उधर है। उधर यानी उस तरफ, उंगली से इशारा किया गया है। इशारे को ही संकेत कहते हैं, जिसमें इशारा किया गया हो। सोनू उधर रहता है। अब यहाँ पे उसने उधर उधर दोनों सेम अल्फाज, सेम शब्दों का उपयोग करके वाक्य दिया है। हम इसको और भी शब्द इसके अंदर लिख सकते हैं। मैं कब से यहीं खड़ा हूं। उसने इशारा किया, मैं यहीं खड़ा हूं। भगवान ऊपर से देख रहा है। इस तरह से हम जो है जुमले बोल। क्या होता है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी कोई शक। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है, हमें इसमें कोई शक नहीं है। तो जिन जुमलों से कोई शक जाहिर होता है कि भाई ये चीज कंफर्म नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, संदेहवाचक। इसके देखते हैं परिभाषा। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नंबर 1, इसकी मिसालें दी है। क्या वह यहाँ आ गया, और क्या उसने काम कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाले सवालिया जुमले दिया है उसने। ये प्रश्नवाचक वाक्य भी है और शक वाले भी, यानी कि संदेहवाचक वाक्य। क्या वो आ गया, उसको मालूम नहीं, कंफर्म नहीं है, इसलिए पूछ रहा है। हालांकि इसकी मिसालें, ऐसे सवाल, ऐसे जुमले भी हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं वो गया कि नहीं। मैंने बोला तो था, पर उसने किया कि नहीं पता नहीं। शायद वो गया होगा। शायद का लफ्ज आ गया, शायद वो गया होगा, यानी यहाँ पे बात कंफर्म नहीं है। तो ये जुमला भी, ये वाक्य भी संदेहवाचक वाक्य में आ सकता है। इसके बाद ये हो गए 8 अर्थ के आधार पर। अब हम देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 8 भाग हमने देख लिए अर्थ के आधार पर। अब देखेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। निम्नलिखित यानी कि नीचे दिए हुए। पहला है सरल साधारण वाक्य। जिस तरह हमने पहला देखा कि विधान वाक्य जिसमें मालूमात दी जाती है, ये भी इस तरीके से सेम होता है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है यहाँ, कि भाई अगर फिर जैसे एक जुमला दिया हुआ है कि भारत एक देश है, तो हम इसको सरल वाक्य के हिसाब से लिखे या अर्थ के हिसाब से लिखे, विधान वाक्य लिखे, तो वहां पर दिया हुआ रहेगा कि इस जुमले का जो है, इस वाक्य का अर्थ के आधार पर कौन सी इसकी किस्म है वो लिखो, या रचना के आधार पर ये कौन सा वाक्य है लिखो। इस तरह वहां दिया हुआ रहेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए, जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही है। जैसे 2 जुमले एक साथ नहीं है, एक ही बात कही गई है उसके अंदर, ज्यादा बड़ा जुमला नहीं है, घुमा फिरा के बात नहीं कही गई, इसे हम सरल वाक्य कहते हैं। विधानवाचक भी ऐसा ही होता है। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। क्रिया जो है फेल, वो भी एक ही होता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, पहला मुकेश पढ़ता है। मुकेश पढ़ता है, ये एक मालूमात भी दिया रहा है इसमें, और सिंपल सा एक सेंटेंस है ये। इसको हम उर्दू में मुफरिद जुमला भी कहते हैं। दूसरा है राकेश ने भोजन किया। इसके अंदर ना कोई 2 नाम है, ना 2 बातें हैं, ना 2 काम है, इसलिए ये मुफरिद जुमला या सरल वाक्य है।
अब दूसरा आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य मतलब जो लेकिन, अथवा, किंतु, परंतु से जुड़े हुए दो जुमले होते हैं, उनको कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। देखो हम पहले उसकी तारीफ देखते हैं। दो अथवा दो से अधिक साधारण वाक्य, दो जुमले जब समानाधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे किंतु या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आप लोगों को चलते चलते एक बात बता दूं कि किंतु, परंतु, लेकिन, आदि, ये जो शब्द है, अथवा, क्यों, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय उनका नाम होता है। तो ऐसे शब्दों से जुड़कर दो जुमले ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं, बीच में आता है उनके ये किंतु, आदि, लेकिन, अगर, मगर। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को जो है संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें दो वाक्य होते हैं और बीच में ये शब्द होते हैं, ये वाले किंतु, परंतु, इस तरह से। तो संयुक्त वाक्य चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। संयोजक अव्यय के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे गीता गई और सीता आई। एक संयोग हुआ, मतलब ये कि अचानक कोई बात हो गई बिना चाहे। सीता गई, गीता गई और सीता आई। अब देखो दो जुमले हैं यहाँ पर, और के साथ जुड़े हुए हैं, तो बीच में अगर ये और आता है तो ये संयोजक हो गए। दूसरा, विभाजक इस लफ्ज़ का मतलब होता है तकसीम करने वाला। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध होता है, विरोध एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तकसीम करते एक दूसरे को, ज़र्ब करते हैं। वो मेहनत तो बहुत करता है, ये मिसाल दी हुई है, पर फल नहीं मिलता। ये पर क्या है? पर यानी लेकिन, तो ले पर बीच में आ गया तो इससे दो जुमलों को जोड़ रहा है। तो लेकिन की वजह से क्या होता है कि जुमला मुखालिफ, ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट के लिए यहाँ पर जो है विरोध का लफ्ज़ है, विरोध एक दूसरे का, दोनों वाक्य विरोध कर रहे हैं। तो संयुक्त जो वाक्य है, संयुक्त वाक्य, उसके चार किस्में देख रहे हैं हम लोग। दूसरा विभाजक हो गया। तीसरा है विकल्प सूचक, ऑप्शनल, जिसमें ऑप्शन देता है। उसकी मिसाल देख लेंगे हम लोग। या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ दूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। या लफ्ज़ है ना, यानी ऑप्शन है। तो ऐसे वाक्य को, ऐसे जुमले को जो है वो विकल्प सूचक कहते हैं। चौथा, परिणाम बोधक, जिसमें नतीजे का पता चलता है। इसमें मिसाल देखें, इसकी तारीफ, जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूँगा। यानी इसका नतीजा है कि मैं आ नहीं सकूँगा, इसलिए, इसी कारण। ऐसे जो वाक्य बीच में आएंगे तो ये कौन सा वाक्य होगा? परिणाम बोधक वाक्य होगा। तीसरा और लास्ट जो वाक्य है हमारा, वो मिश्रित या मिश्र वाक्य है। रचना के आधार पर हम वाक्य के भेद देख रहे हैं, जिसमें तीसरा और लास्ट ये है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, यानी आश्रित यानी कि उस पर जो निर्भर है, वरना वो अधूरे रह जाएंगे अगर ये वाक्य उसमें से निकाल लिया गया तो। उपवाक्य ने दूसरे जुमले, सेकंड वाले, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती है। यानी क्रियाएं जो उसमें मिली हुई, समापिक मिली हुई क्रियाएं होती है,
बहुत सारी क्रियाएं उसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। फेल, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। अक्सर ये मुरक्कब जुमले जो होते हैं संयुक्त वाक्य, इसमें कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। जो ही उसने दवा पी वह सो गया। अब देखिए यहाँ पर जो ही इसने दवा पी, ये मेन जुमला है, मेन वाक्य है, और ये उसका उपवाक्य है, वह सो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बड़ा जुमला है वाक्य, ये इसके ऊपर डिपेंड है दूसरे वाले पे। कैसे? अगर हम सिर्फ ये पढ़े तो बात पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, क्वेश्चन मार्क आएगा कि आगे क्या है। जो ही उसने दवा पी, तो सुनने वाला सोचेगा तो क्या हुआ, वह सो गया। यहाँ पर बात पूरी हो गई। इस तरह से दो जुमले जब तक के पूरे नहीं होते वो वाक्य पूरा नहीं होता। ये अगर सिर्फ ये पढ़े हम तो भी बात पूरी नहीं होगी, और सिर्फ ये वाला पढ़े तो भी बात पूरी नहीं होगी। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अगर तुम मेहनत करोगे तो सुनने वाला बोलेगा तो आगे बोलिए, उत्तीर्ण हो जाओगे। ये पूरा बोलना जरूरी है, दूसरा वाक्य। ऐसे ही तीसरा देखो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अभी यहाँ पर जो है दूसरा जुमला यहाँ से है, मैं जानता हूं, ये पहला वाक्य हो गया। तो अब बोलेगा कि मैं जानता हूं, क्या जानते हो भाई तुम? इन्हें बात पूरी नहीं हुई कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब यहाँ पर जो है उसने जुमले का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाए, इसलिए ऐसे भी वाक्य इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये मिसाल थी, ये उदाहरण थे मिश्रित वाक्य के, जिसको हम उर्दू में मुरक्कब जुमला कहते हैं। इससे पहले जो दूसरा नंबर का हमने देखे संयुक्त वाक्य, उसको मखलूत जुमला कहते हैं, कि जिसके अंदर लेकिन, क्यों, अगर, मगर का जो इस्तेमाल होता है बीच में। लेकिन वो उसमें खास बात ये होती है कि उसके दोनों जुमले एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। अगर एक हटा दिए और लेकिन वगैरह जो बीच में वाले अल्फाज है वो भी निकाल दिए तो भी वो उनका मतलब अधूरा नहीं रहता है। ये फर्क है मिश्रित और संयुक्त वाक्य में। चलिए, इसी के साथ ही हमारा वीडियो खत्म होता है। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।